हेलो क्लास 10th के बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने 25 टोटल 25 क्वेश्चन है और वही मैंने बहुत छांट के रखा है। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला। ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिल जाए क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है ऑब्जेक्टिव में। आप इतना अच्छे से तैयार कर डालिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारा है पहला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। आप सभी को पता है जो पीएच मान होता है 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है और 7 है तो उदासीन होता है। तो क्षारीय विलयन का मान पूछा है तो क्षारीय है तो 7 से अधिक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, 7 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ क्रिया करके या फिर संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे तनु का मतलब समझिए। तनु का मतलब ये होता है लिक्विड फॉर्म, थोड़ा सा तरल में हो तो ऐसे अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र, एक शब्द सांद्र होता है, सांद्र का मतलब होता है सूखा, तो तनु का मतलब क्या? लिक्विड फॉर्म में। तो कौन सा तत्व, ऐसा कौन सा तत्व जिसको तनु अम्ल में अगर हम डाल दें तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने लगती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकालने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जस्ता, जिसे हम जिंक के नाम से भी जानते हैं, जिसका सिंबल आपका Zn होता है, परमाणु क्रमांक इसका 30 होता है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। बात क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कौन सा तत्व द्वितीयक समूह का सदस्य है? द्वितीयक समूह की बात करें तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान हो तो 7 आवर्त होता है और 18 ग्रुप होते हैं और ग्रुप को भी 2 पार्ट में बांटा गया, ए और बी में, यानी A1 A2 इस तरह से A8 तक, B1 B2 से लेके B8 तक होता है। तो इस तरह से पूछ रहा द्वितीयक समूह, तो अगर द्वितीयक समूह की बात करें तो हमारा बेरिलियम वाली सीरीज में आ जाता है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो द्वितीयक समूह में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। आपको ट्रिक याद होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान। अब यहाँ पे देखिए H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम में ही अम्ल है। H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर वो अम्ल है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7 से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक का मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो धातु है? तो धातु अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के तत्व होते हैं। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, तो अलग बात है। तो अगर हम देखें तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तो पूरी की पूरी तरह धातु ही है। बस बच जाता है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी कुछ चीज़ें धातु के रूप में आ जाती हैं। तो अगर यहाँ इन चारों ऑप्शनों में बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है लिथियम, ये तत्व धात्विक है और बाकी सब ये क्या है? अधातु। फास्फोरस भी अधातु है, हीलियम भी अधातु है जो गैस में आ जाता है, सल्फर भी आपका अधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक है? यहाँ पे देखिए संतृप्त यौगिक की बात कर रहा है, तो कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक है? एथेन देखें तो इसमें भी ये भी संतृप्त यौगिक है, मेथेन भी संतृप्त यौगिक है, एथिलीन संतृप्त यौगिक नहीं है, एथिल अल्कोहल संतृप्त यौगिक है। देखिए संतृप्त और असंतृप्त का मतलब समझिए। संतृप्त यौगिक का मतलब ये है उसके सभी पार्ट जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे आप आईपीएससी नेम अगर लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। सॉरी। तो सभी क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जितने भी ऐसे तत्व हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे संतृप्त यौगिक हम नहीं कहते, उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है लेकिन पांचवा ऑप्शन नहीं है कि तीनों सही है। तो आप अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को संतृप्त की जगह असंतृप्त कर सकते हो। यहाँ पे आप असंतृप्त कर दोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो वो सब संतृप्त होता है और जिसके साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त होता है। अगर एक ही पार्ट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों आ जाए तब भी वो असंतृप्त है। संतृप्त के लिए केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही होना कंपलसरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने का सोडा जिसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो फार्मूला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 10H2। वो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ये जरूरी। लास्ट वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ऐसे सारी चीज़ें आपकी हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र, प्रोपीन, ब्यूटाइन, एथेनॉल, पेंटेन। संरचना सूत्र कह रहा है, तो संरचना सूत्र क्या होता है, देखिए प्रोपीन की बात करें तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होना चाहिए, तो हम कार्बन क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, मेथ एथ प्रोपेन। अब इसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो फार्मूला क्या होता है इसका, कार्बन के दूने से CnH2n+2 होता है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 का दूना 6, उसमें 2 और 8 हो जाएगा, C3H8 हो गया, ये प्रोपीन हो गया आपका। सेकंड अगर हम बात करें ब्यूटाइन की, तो ब्यूटाइन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो हम लिख सकते हैं C4। अब ब्यूटाइन में क्या होता है कि आयन लगा हुआ, आयन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका फार्मूला होता है CnH2n। फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना कार्बन रखेंगे यहाँ पे भी दूना करना पड़े, कार्बन क्या है 4, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छा आयन वाला है तो यहाँ पे 2 और माइनस भी रहता है, तो 4 दूनी, यहाँ पे अगर हमने कार्बन 4 रखा है तो यहाँ पे भी 4 होगा, तो यहाँ n का मान 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, यानी C4H4 इसमें ट्रिपल बॉन्ड, C4H6 इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होता है। चलो हम एथेनॉल देखें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादातर मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, पहली बार थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इसके सिस्टम को कैसे कैसे चल रहा है। फिलहाल आप प्रयास कीजिए समझने का। देखिए एथेनॉल, एथेनॉल में क्या होता है, मेथ एथ 2 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या 2, इसमें अल लगा है मेथेनल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, इसके डबल से डबल 2 दूनी 4, 4 और 2 6 होता है, तो C2 6 नहीं होगा, H5 होगा, क्योंकि अल लगा है तो अल के लिए हम OH का प्रयोग करते हैं, C2H5OH। बात क्लियर है। अगर आपको ये समझना है कि कैसे कैसे होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कैसे हम संरचना सूत्र इसका बनाते हैं। लास्ट देखते हैं पेंटेन आपका, पेंटेन, पेंटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे 5, C5, और इसमें एन लगा है, एन का मतलब ये है कि CnH2n+2 वाला फार्मूला, तो इसके डबल से 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, C5H12। बात क्लियर है, तो ये पेंटेन का फार्मूला हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, ऐसी कौन सी धातु जो साधारण से साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर देती है, तो आपको सबको पता होगा सोडियम ऐसी धातु है। जितनी ठंडा जल जितना ही ठंडा होगा उतना ही तेज रिएक्शन करेगी, ये सोडियम ऐसी इतना खतरनाक है ना, और देखा जाए तो बहुत मुलायम होता है, इसे हम चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है, लेकिन ये ठंडे जल के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। ठंडे जल में अगर आप इसको डाल देंगे तो बहुत ही तेजी से रिएक्शन करेगा और विस्फोट हो सकता है। गर्म पानी में हालांकि उतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है साधारण ताप पे, तो साधारण ताप पे भी रिएक्शन ये करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता, लेकिन सोडियम जो साधारण ताप पे भी आपका रिएक्शन करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, जब कभी भी प्रोपेनल यानी ऑल समूह लगा है तो ऑल के लिए हम OH को डिनोट करते हैं, किसको, OH को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका ओइक एसिड है, ये आपका कीटोन है, ये CH2 देखिए ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये आपका ओइक एसिड है, और ये आपका मेन आंसर हमारा क्या है, ये वाला पार्ट OH, क्या है OH, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। बात क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आप इतना अगर तैयार कर लें तो ऑब्जेक्टिव की झंझट ही आपकी खत्म। अब मैं धीरे धीरे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है, अम्लीय लवण ऐसा कौन सा यौगिक है जो अम्लीय है, अगर अम्ल होगा तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होगी, क्योंकि अम्ल हाइड्रोजन को ही शो करता है, तो ऐसा कौन सा पार्टिकल इसमें हाइड्रोजन है और अम्लीय भी साथ में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाईसल्फेट, ये हमारा क्या है अम्लीय लवण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है,
देखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, अगर इन सब में देखें तो विरंजक चूर्ण है। जल में अगर जीवाणु है तो उसको मारने के लिए हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। एक आपका आता है प्योरेट आरओ, जो बॉक्स के साइज का रहता है। उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सा एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरण होती है, उसमें ऐसा यंत्र लगा होता है जो पराबैंगनी किरण छोड़ती है, उसमें से जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करता है। तो फिलहाल अभी आप केमिस्ट्री के लिए इतना ही जानिए कि विरंजक चूर्ण ऐसा है जो जीवाणु रहित जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन अगले तक। ये आपके यूट्यूब चैनल का नाम है जे स्टडी क्लासेस, कोचिंग का भी नाम यही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक, क्षारक मतलब क्षार। अगर क्षार के साथ हल्दी के रंग की बात करें तो जो हल्दी होता है जो हम खाते हैं घरों पे, अगर उस पर हम बेस डाल देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग हो जाता है भूरा लाल। रेड होगा लेकिन हल्का भूरा लाल हो जाएगा। इसको आप अप्लाई कर सकते हो घर पे भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। अम्लीय वर्षा, पहली बात तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और क्षारीय वर्षा कैसे कहते हैं? देखिए बरसात जो होती है, अगर उस बरसात के पानी को चेक किया जाए, अगर उसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, यानी उसके हाइड्रोजन की पोटेंशियल चेक की जाए, अगर उसमें अम्लीयता अधिक आ रही है, यानी 7 से कम उसका पीएच मान आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि अम्लीय वर्षा है। और 7 से कम पे भी एक लिमिट होता है जिसे हम 5.2 या 5.1 कहते हैं। अगर उससे कम है तो हम कह सकते हैं कि ये अम्लीय वर्षा है। तो इसके लिए संभावित मान है आपका ऑप्शन नंबर ए 5.2। एंड अगर उस जल का पीएच मान 5.2 बता रहा है तो इसका मतलब वो अम्लीय वर्षा है। अगर 7 से अधिक, 7 से अधिक यानी 8 दशमलव समथिंग बता रहा है तो उसको हम कहेंगे क्षारीय वर्षा। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसे हम क्या कहते हैं? H2SO4। इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन आयन की देखें, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु कितने हाइड्रोजन के? यहाँ पे H2 है, इसका मतलब कितने परमाणु इसमें है? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर नंबर 2। बात क्लियर है? ऑप्शन है आंसर 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है? 16 नंबर 16 नंबर, यूरेनियम क्या है? अगर यूरेनियम की बात करें तो ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। ये बहुत ही खतरनाक होता है। रेडियो एक्टिव परमाणु बम में और चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? सहसंयोजी आबंध का मतलब ये होता है कि कितने बांड से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10। ये 10 आबंध से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कैसे होता है मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। C3 है ना, यानी इसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन हो गया। H8 है, अगर ये 3 कार्बन है और प्रोपेन है तो सिंगल बांड से सब जुड़ा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यानी इसके चारों तरफ क्या होगा? हाइड्रोजन। अब अगर हम काउंट करें इनकी संख्याओं को तो इसकी संख्या कौन कौन सी बन रही है तो हम इसको देखते हैं। देखिए पहला 1 2, ये 3, ये वाला 4, इधर जो जुड़ा है ये 5, ये वाला 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ पे जो आएगा, और ये वाला 10। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 10। तो हम कह सकते हैं कि प्रोपेन आणविक सूत्र में 10 आबंध जुड़े हुए होंगे। कितने आबंध? 10 आबंध। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब यहाँ पे देखिए, अभी प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा था, अभी रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या दे रखा? C3H8। तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H8। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 हम पहुँचने ही वाले हैं, ख़त्म की कगार पे। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट जिसे हम पीबी के नाम से जानते हैं, पीबी जिसे हम लेड कहते हैं, और नाइट्रेट इसके साथ नाइट्रेट भी जुड़ा हुआ। तो लेड नाइट्रेट जो हमारा होता है पीबी ब्रैकेट में NO3 पूरे का होल ट्वाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, पीबी NO3 पूरा ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 10 की घाते -6, इसका मतलब ये है कि 10 की घाते जो है -6, और ये MHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीएच मान। तो आप देखिए हमेशा याद रखिए कि पीएच मान का मतलब होता है ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला
पार्ट जो होता है वही इसका आंसर होता है, लेकिन पॉजिटिव में, तो -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और क्यों होता है हम ये भी आपको बताते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है पीएच मान का, इस पीएच मान का फार्मूला जो होता है माइनस लॉग 10, और 10 की पावर जो होती है हमारे जो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे होती है उसको करते हैं। तो यहाँ पे जो मान इसका दे रखा है कितना है, 6 है, वो बाहर आ जाता है। तो ऊपर क्या है, -6 है, तो -6 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में है -log 10, और ये जो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो अंदर क्या हो जाएगा, -1, और -1 से -6 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो सिंपली आप इतना समझिए, पावर जितनी होगा वो इसका पीएच मान होगा, लेकिन पॉजिटिव में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत। कार्बनिक यौगिक यानी ऐसे कौन से यौगिक हैं जो कार्बन के बने होते हैं, यानी कार्बन की श्रृंखला में आते हैं। तो कोलतार देखा जाए तो ये भी है, पेट्रोलियम देखा जाए तो ये भी है। कोलतार पेट्रोलियम दोनों दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा, कोई नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोलतार तथा पेट्रोलियम। बात क्लियर है। चलिए, कोलतार तथा, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अम्लगम होते हैं। अम्लगम, देखिए अम्लगम जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, इसको मिला के बनाया जाता है। आप इसको याद रखिए, क्या होता है ये, मिश्र धातु होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु। ठीक, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। क्षारीय विलयन में फिनप्थैलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में, अगर फिनप्थैलीन देखा जाए तो इसको चेक करने के लिए अम्लीय है कि क्षारीय, एक पता लगाया जाता है कोई चीज़ अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है कि क्षार की तरह। तो अगर देखा जाए तो इसका रंग लाल हो जाता है। क्षारीय विलयन में फिनप्थैलीन का रंग लाल हो जाता है। अगर क्षारीय विलयन है उसमें फिनप्थैलीन डाल दिया जाएगा, फिनप्थैलीन को, तो वो लाल रंग शो करने लगता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। कांसे की प्रतिमाएं जो होता है वो कांपर और टिन की बनी होती है। कांसा जो होता है उसकी प्रतिमा कापर और टिन को मिला के बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है कांसा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा आधात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। आधात वर्धनीयता, इसके लिए ऑप्शन जो होगा वो नीचे होगा आपके, यहाँ पे देखिए। आधात वर्धनीयता का मतलब ये ऐसा कोई पदार्थ जिसको पीट के बढ़ाया जा सके, जिसको पीटने पे उसमें तन्यता बढ़ाया जा सके, फैल रहा हुआ आधात वर्धनीयता होता है। तो सल्फर तो होगा नहीं, आयोडीन कहाँ होगा, फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। तांबा ऐसा तांबा एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, पीटने पे उसको फैलता है, यानी आधात वर्धनीयता का इसमें गुण होता है। ऐसी चीज जिसे पीटने पे बिखर जाए, भंगुर हो जाए, ठीक है, उसमें आधात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पीडीएफ को वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, इसको लेके आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए इसके साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी मिल सके फ़ायदा इसका। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों, आप उसको 100% तैयार कीजिए। एग्जाम में टेंशन, एक पैसे की टेंशन नहीं है आपकी, ठीक, बस जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ उतना तैयार कीजिए, उससे 1% भी बाहर नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।